चैप्टर का नाम क्या है? बिरजू महाराज से साक्षात्कार। साक्षात्कार का मतलब होता है इंटरव्यू देना, यानी कि आमने सामने पूछना, पूछताछ करना। जैसे मैंने सगुन से पूछा, सगुन आपका नाम क्या है, आप कहाँ रहते हो और आपको किस चीज़ में रुचि है, इस तरीके की चीज़ को बोलते हैं साक्षात्कार। कथक की जब भी बात होती है तो हमारे मस्तिष्क में, कथक क्या एक नृत्य है, हमारे दिमाग में एक ही नाम निकल के आता है, बिरजू महाराज का। किसका? बिरजू महाराज का। 6th क्लास की बच्चियां भी सुन लो। बिरजू महाराज, कथक की कला उन्हें विरासत में मिली थी। भारत ही नहीं बल्कि विदेशों में भी बिरजू महाराज का स्मरण उनकी मनमोहक प्रस्तुतियों के लिए किया जाता है। देखो, विरासत में मिलना, जैसे मैं अपनी ज्ञान को अपने पढ़ाने का तरीका दे दूँ, वो सीख जाए मुझसे, तो इसे बोलते हैं विरासत में दिया हुआ। लेकिन ज्ञान खुद अपने लिए स्ट्रगल करके एक अपनी पहचान बनाए तो उसे विरासत नहीं कहते, उसे मेहनत कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? मेहनत। स्मरण मतलब याद करना, मनमोहक मतलब मन को खींच लेने वाली प्रस्तुतियों के लिए जाना जाता है। बिरजू महाराज का जीवन शास्त्रीय संगीत के रागों के समान ही उतार चढ़ाव बढ़ाता। अपने जीवन में प्राप्त सफलताओं के लिए उन्होंने कठिन साधना की। कठिन साधना का मतलब होता है उन्होंने कठिन तरीके से काम किया। आइए हम पद्म विभूषण श्री बिरजू महाराज से मिले, इनसे हमारा परिचय करवा रहे हैं। आपके जैसे ही कुछ बच्चे जैसे परिचय मतलब इनके बारे में बता रहे हैं। श्रेया, सुना है कि आपका बचपन संघर्षों से भरा हुआ था, आपने वो अपने बचपन के बारे में कुछ बताइए। बिरजू, एक ज़माना था जब हम लोग छोटे नवाब कहलाते थे। क्या कहलाते थे? नवाब। हवेली के दरवाजे पे 8 सिपाहियों का पहरा होता था। मेरे बाबूजी के देहांत का मतलब होता है देहांत, देह का अंत होना, यानी कि मर जाना। क्या होना? मर जाना। देहांत के बाद आर्थिक परिस्थितियाँ, आर्थिक मतलब पैसे की कमी होने लगी। क्या होने लगी? पैसे की कमी होने लगी। परेशानियाँ बढ़ने लगी। जिन डिब्बों में कभी 3-3, 4-4 लाख की कीमतों के हार, क्या होते थे? हार हुआ करते थे, अब वे खाली पड़े हैं। जीवन में उतार चढ़ाव तो होता ही है, सबका समय का चक्र है। संघर्षों के दौर में मेरी सबसे बड़ी सहयोगी मेरी माँ रही थी, यानी कि जब भी हमें परेशानी आती है तो कौन होता है? माँ। कभी कर्ज लेती तो कभी पुरानी जरी की साड़ियाँ जलाकर उनके सोने चांदी के तार बेचती थी और गुजारा करते थे हम। नृत्य के कार्यक्रम में भी कभी कभी पैसा आ जाता था। दिन में खाते थे तो रात को कई बार नहीं भी खाते थे। अम्मा बार बार यही कहती थी कि खाने को भले ही चने मिले या कुछ भी ना मिले, पर अभ्यास करो जरूर। देखो, यहाँ पे एक बात क्या है कि चाहे खाने को कुछ मिले या ना मिले, पहनने को कुछ मिले या ना मिले, खेलने को कुछ मिले या ना मिले, लेकिन कभी भी हमें उस काम को नहीं रोकना चाहिए जिसमें हमारी रुचि हो। रुचि जैसे उसकी तो नृत्य में थी, तबला बजाने में थी, जो भी वो काम कथक में थी। और तुम्हारी रुचि, जैसे अभी हम मोनिस को ले लें, मोनिस की रुचि किसमें? क्रिकेट को। तो उस चीज़ को कभी नहीं रोकना चाहिए। अगर कोई हमसे 10 इंसान आके भी कहे ना कि तू क्या ही कर लेगा, तो क्या ही कर लेगा वाला शब्द खत्म हो गया। अब ज़िंदगी में हम वो हर चीज़ कर सकते हैं जो हम चाहते हैं। पैसे की कहीं कोई ज़रूरत नहीं पड़ती ना मोनिस। आप देखेंगे तनुश्री, आपने कथक किससे सीखा? बिरजू महाराज घर गुरु थे। मेरे पिता अच्छन महाराज, चाचू शंभू महाराज और लच्छू महाराज। घर में चूँकि कथक का माहौल था, अतः औपचारिक प्रशिक्षण शुरू होने से पहले ही मैं देख कर कथक सीख गया था। अब देखो, सीखना कैसे है? जैसे मैं अब ज्ञान के सामने पढ़ा रही हूँ तो ज्ञान अपने आप वो चीज़ें अज्यूम करना स्टार्ट कर देगा कि मेरी माँ ऐसे पढ़ाती थी, तो मेरा बच्चा अपने आप ही सीख जाएगा ना। वैसे ही उन्होंने अपने चाचा को, पापा को देख के सारी चीज़ें सीखी थी। और नवाब के दरबार में नाचने भी लगा। कथक की तालीम शुरू करते समय गुरु शिष्यों को गंडा यानी कि ताबीज़ बांधते हैं और शिष्य गुरु को भेंट देते हैं। जब मेरी तालीम शुरू होने की बात आई तो बाबूजी ने कहा, भेंट मिलने पर ही डंगा बांधूंगा। इस पर अम्मा ने मेरे 2 कार्यक्रम की कमाई बाबूजी को भेंट के रूप में दे दी। गंडा गुरु और शिष्य के बीच पवित्र रिश्ता होता है। देखो कि आज के ज़माने में तो गुरु शिष्य जैसा कोई भी रिश्ता नहीं माना जाता, बहुत कम माना जाता है, ठीक है। लेकिन क्या होता है कि जब भी गुरु अपने शिष्य को कुछ भी चीज़ सिखाता है तो उनके बीच से एक बॉन्डिंग होती है। बॉन्डिंग ऐसी कि ना वो दूर से ही समझ जाएंगे, बिना गुरु के भी लोग क्या होते हैं उनकी शिक्षा प्राप्त करते हैं, क्योंकि उनके लिए वो आइडियल होते हैं। क्या होते हैं? उनके लिए आइडियल होते हैं।
मैंने अब इस रस्म मतलब क्या होता है, एक तरीका जिससे हम क्या करें, एक रिचुअल्स को परफॉर्म करें, को उल्टा कर दिया। कई वर्षों तक नृत्य सीखने के बाद जब देखता था कि शिष्य में सच्ची लगन है तभी गंडा बनता था। यानी कि देखो, ऐसा नहीं है कि जैसे आप आए और मैं तुरंत पढ़ाने लग जाती हूँ ना, क्योंकि मुझे पता है कि नहीं पढ़ाया तो बच्चा वीक हो जाएगा, प्लस माँ बाप कहेंगे कि हम आपको पैसे किस चीज़ के दे रहे हैं, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं होता, बच्चे पे डिपेंड करता है कि बच्चे को पढ़ना है या नहीं पढ़ना। हम उसे ज़बरदस्ती पढ़ा रहे हैं, उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा, तो फिर हमारा पढ़ाना और उसका पढ़ना दोनों ही बेकार है। कम पढ़ो, अच्छा पढ़ो। ज़रूरी नहीं है, आज का वो ज़माना नहीं है कि पढ़ाई करके ही तुम कुछ बनोगे। बिना पढ़ाई करे भी बहुत सारी स्किल होती हैं जिनसे हम सीख के अपना जीवन बढ़िया अच्छे तरीके से चला सकते हैं, ठीक है। तनुश्री, क्या पढ़ाई या दूसरे कामों के साथ साथ संगीत नृत्य जारी रखना संभव है? बिरजू महाराज, यह तो अपने समर्थ पर निर्भर करता है। मेरी शिष्या शोभना नारायण IAS अफसर है। देखो क्या बोला उन्होंने, मेरी जो शिष्या है, क्या है शिष्या मतलब जिससे मैंने कभी कथक सिखाया था, वो एक क्या है, ऑफिसर है। ऑफिसर कौन होते हैं? जो हमारे लिए सिविल सर्विस का काम करते हैं, सिविल सर्वेंट होते हैं। और अच्छी नर्तकी है। नर्तकी किसे, देखो नर्तक कहते हैं, जो नर्तक होता है वो लड़का होता है, नर्तकी कौन होती है? लड़की होती है। कौन होती है? लड़की। नृत्य के साथ साथ बजाता और गाता भी है। इसके अतिरिक्त नृत्य नाटिका उनके लिए संगीत भी तैयार करता है। मैंने जब नौकरी शुरू की थी तो मेरे चाचा ने कहा कि तुम नौकरी में बट जाओगे, तुम्हारे अंदर का नर्तक पूरी तरह पनप नहीं पाएगा। पर मैंने दृढ़ निश्चय किया कि महाराज बनना है तो इसके लिए मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। देखो मणिका, कथक की शुरुआत कब हुई? बिरजू महाराज, कथक की परंपरा बहुत पुरानी है। महाभारत के आदि पर्व और रामायण में इसकी चर्चा मिलती है। पहले कथक रोचक और अनौपचारिक रूप से कथक कहने का ढंग होता था, जब यह मंदिर तक ही सीमित था। कहाँ तक था? मतलब अनौपचारिक रूप से केवल ये मंदिरों में ही होता था। कहाँ होता था? मंदिरों में ही कहने का ढंग था। अब तो यह मंदिर तक सीमित था। हमारे लखनऊ घराने के लोग मूलतः बनारस इलाहाबाद के बीच हरिया गांव के रहने वाले थे। वहाँ 989 कथकों के घर हुआ करते थे, यानी कि 989 कथकों के घर हुआ करते थे। कथकों का एक तालाब भी था। गांव में बैरगिया, क्या है? बैरगिया नाला था, जिसके पास ये कहानी जुड़ी है। एक बार 900 कथक नाले के पास से गुजर रहे थे। 3 डाकू वहां आए। कुछ कथक डर गए, किंतु कुछ कथकों की कला में इतना दम था कि डाकू सब कुछ भूलकर उन कथकों के कथन में मग्न हो गए। तब यह पद लोगों में प्रचलित हुआ, बैरगिया नाला जुलूस जोर, 9 कथिका नचवे 3 चोर। जब तबला बोले धीन धीन, तब एक एक पर 3 ये क्या था? उस टाइम की कहावत थी, क्योंकि इतने सारे लोग बच गए थे केवल किसकी वजह से? कथक की वजह से। किसकी वजह से? कथक की वजह से। लखनऊ घराने के बाद जयपुर घराने और बनारस घराने के विकास हुआ। इसके अलावा रायगढ़ के महाराज चक्रधर की भी अपनी अलग शैली थी। श्रिया, क्या नृत्य सीखने के लिए संगीत जानना जरूरी होता है? गाना बजाना और नाचना, ये तीनों संगीत का हिस्सा है। संगीत में लय होता है, उनका ज्ञान आवश्यक है। नृत्य में शरीर, ध्यान और तपस्या का साधन होता है। नृत्य करना एक तरह से आदर्श शक्ति को निमंत्रित करना है। अब इस लाइन का बहुत गहरा मीनिंग है। आदर्श शक्ति क्या है? आदर्श शक्ति नहीं, किसी को पता चला इसका मीनिंग क्या है? आदर्श शक्ति, हाँ नहीं, बाहर जो शक्ति है। जैसे देखो, कभी कभी आपने सुना होगा कि मंदिर के घंटे बजाते टाइम बहुत धीरे आवाज़ से बजाया, हमने बहुत धीरा उसमें मारा, लेकिन उसकी आवाज़ गूंज गई। यानी कि हमें ऐसा महसूस होता है कि हमारे अलावा यहाँ पे कोई पॉजिटिव शक्ति भी है, जो हमसे वो काम करवा लेगी जिसे हम जानते नहीं हैं, जो हमसे होगा नहीं। कभी कभी देखा एक इंसान अकेला ट्रैक्टर उठा लेता है। क्या रियल में कोई इंसान एक ट्रैक्टर उठा सकता है? नहीं उठा सकता ना। कोई आदर्श शक्ति उसके साथ काम करती है ना, ऐसे संगीत में भी करती है। ठीक है। कृष्ण मेरे अंदर समाया और नाचूं। नृत्य ही नहीं, हमारी हर गतिविधियों में लय होती है। लय मतलब होता है बंद के आगे बढ़ना।
घसियारा घास को हाथ से पकड़कर उस पर हंसिया मारता है। घसियारा मतलब घास काटने वाला। कौन है? घास काटने वाला। घास काटने वाले को बोलते हैं घसियारा। और हंसिया बोलते हैं, किसे बोलेंगे? हंसिया। उस हंसिया जानते हो ना? और जिस घास को हटाता है, मारने और हटाने की लय में जरा भी गड़बड़ी हुई कि उसका हाथ गया। लय हर काम में, नृत्य में, जीवन में संतुलन बनाए रखने, लय एक तरह का आवरण है जो नृत्य को सुंदरता प्रदान करता है। प्रदान करने का मतलब होता है देना। अगर नर्तक को सुर ताल की समझ है तो जान पाएंगे कि यह लहर ठीक नहीं है, इसके माध्यम से नृत्य अंगों में प्रवेश नहीं करेगा। तनुश्री अपने कथक में कई नई चीज़ों में भी जुड़ी है ना। बिरजू महाराज कथक की पुरानी परंपरा को तो कायम रखा है, हाँ इसके प्रस्तुतिकरण में बदलाव किया है। हमने गौर किया है कि हमारे चाचा लोग और बाऊजी नाचते तो खूबसूरत थे ही, उनके खड़े होने का अंदाज भी निराला होता था। हमने उन भंगिमाओं को भी कथक में शामिल कर लिया है। चाचा लोग और बाऊजी हमारे लिए ब्रह्मा विष्णु महेश थे। हमने तीनों की शिक्षा को इकट्ठा करके एक नया रूप तैयार किया। इस प्रकार टैगोर, त्यागराज आदि कई आधुनिक कवियों की रचनाओं को लेकर भी कथक रचनाएं तैयार की गई।